वैष्णो देवी, क्या आप भी योजना बना रहे जाने का? यदि हाँ, तो आज की ये 26 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अगर वैष्णो देवी जाने की योजना बनती है तो मस्तिष्क में सबसे पहले एक ही प्रश्न उत्पन्न होती है कि मैं वहाँ कहाँ जाऊँ, कैसे रुकूँ, क्या करूँ। इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लाइव आकर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा की संपूर्ण जानकारी दिया हूँ। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय माता दी। मैं अभी फिलहाल हूँ यहाँ पे माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से यात्रा आज शुरू होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सभी चीज़ें बताऊंगा कि वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कोविड के क्या गाइडलाइंस है, साथ ही साथ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी हम कटरा रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। आगे अभी हम जानेंगे कौन से मार्ग से जाना है, कैसे जाना है, सभी चीज़ों का मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में। बढ़ते हैं और मैं आपको आज लाइव स्टेशन दिखाऊंगा कि भवन कैसे पहुंचना है, क्या आपको यहाँ पे घोड़े खच्चर कैसे मिलेंगे, कौन से मार्ग से जाना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और लास्ट में कहाँ पे कितने पैसे खर्च होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहेगा मेरे साथ। मैं सौरभ, चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, कटरा रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद अब आपको यहाँ पे कोविड के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कोविड के नियम ये हैं कि अगर आपके दोनों टीके लगे हुए हैं, यानी कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो फिर आपको किसी भी तरीके की RT-PCR रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और वही अगर आप एक टीका लगा हुआ है या फिर आपको दोनों डोज नहीं लगे हुए हैं, तो फिर आपको यहाँ पे RT-PCR रिपोर्ट, जो कि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे मैंडेटरी है। तो अगर आप माता के दरबार जा रहे हैं तो आपको कोविड के ये नियम पालन करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से हमारा 10 से 15 मिनट में ये कोविड वाला जांच पड़ताल भी पूर्ण हो गया। दोस्तों, यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होने के बाद हम आते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। यहाँ पे हम ऑटो लेकर जाएंगे होटल, और हम आपको ये भी बताते हैं कि रेलवे स्टेशन से होटल तक का या फिर रेलवे स्टेशन से बाणगंगा मार्ग या फिर ताराकोट मार्ग तक का ऑटो का किराया कितना लग जाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हैं। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, और इस टैक्सी स्टैंड में प्रीपेड बूथ देना पड़ता है, यानी कि पहले पैसा दीजिए, उसके बाद आप जहाँ छोड़ने बोलेंगे। यहाँ पे 2 मार्ग हैं। हम भैया से हमारे सामने जानकारी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह है हमारे साथ। इनसे हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। भैया, टैक्सी का कॉस्ट कितना लगता है बाणगंगा या फिर ताराकोट, जो 2 मार्ग हैं? हाँ जी भैया, यहाँ से रिक्शा का जो है 110 रुपया है। बस स्टैंड जाने का 110 रुपया है। जहाँ पे अगर ताराकोट जाते हैं आप लोग, ताराकोट जो नया रास्ता बना है, वहाँ पे 210 रुपया रिक्शा का है चार्जेस। और अगर बाणगंगा जाते हैं? बाणगंगा जाते तब भी 210 रुपया है। 210। वो एक ऑटो का है कि एक ऑटो का है, उसमें 3 सवारी 4 सवारी आ जाती है। 3 साढ़े 4। अच्छा, तो दोनों मार्ग में कौन सा मार्ग ज़्यादा बेटर रहेगा आपके हिसाब बैटर से जो घोड़े वगैरह जाते हैं वो जाते हैं बाणगंगा से। जो नया रास्ता जिसमें घोड़े वगैरह नहीं जाते हैं वो है ताराकोट मार्ग। वो नया रास्ता, वो अच्छा रास्ता है। और ये वापस स्टेशन आने तक का भी यही चार्ज लेते हैं ऑटो वाले से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद गोपाल जी। ठीक है, तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि क्या कॉस्ट लगती है यहाँ से लेके आपके ताराकोट मार्ग या बाणगंगा मार्ग तक। तो उस हिसाब से आप 210 रुपये देके एक ऑटो को देके आप ताराकोट मार्ग या बाणगंगा मार्ग तक जा सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से बाणगंगा की दूरी कितनी पड़ती है? भैया वो 3.5 किलोमीटर। 3.5। और अगर ताराकोट जाते हैं तो? ताराकोट वो 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पड़ती है। मतलब दोनों अप्रॉक्स सेम ही है ना? सेम है। अच्छा। और बस स्टैंड कितना दूर है यहाँ से? बस स्टैंड 2 किलोमीटर से कम है। 2 किलोमीटर से कम है। तो दोस्तों, ये होटल को जो टैरिफ पड़ा है मुझे, वो पड़ा है 1000 रुपये का। और ये होटल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी AC मिली हुई है, गीजर मिला हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको RO की सर्विस भी मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं कि रूम कितना बढ़िया है। तो इसकी जो टैरिफ थी दोस्तों, वो आपकी 1000 की पड़ी थी। अब हम आ चुके हैं होटल में। अब थोड़ा सा हम विश्राम करेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे, फिर कुछ स्वल्पाहार करेंगे, उसके बाद फिर बढ़ेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो बात एक चीज़ और आती है वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्टेंस भी, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से आपको माता रानी का पर्वत दिख रहा है, देख सकते हैं। बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ से, और सूरज की किरणें हमारे रूम तक आती हुई। खैर, अब हम जैसा कि बताया कि हम थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर दर्शन करने के लिए बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो मुख्य बात थी वो 2 मार्ग की थी, कि यहाँ पे 2 मार्ग थे। एक ताराकोट मार्ग था, एक बाणगंगा मार्ग था। तो जैसा कि गोपाल जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि बाणगंगा मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो घोड़े, खच्चर, पालकी, ये सब चीज़ों से अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर बाणगंगा मार्ग बहुत ही सुटेबल है। वही अगर आप घोड़े खच्चर से बचना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं ताराकोट मार्ग। हम जाएंगे ताराकोट मार्ग से, क्योंकि हम घोड़े खच्चर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम जाएंगे पूरा अपने 11 नंबर से, यानी कि पद यात्रा करते हुए माता के भवन तक की जो 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो हम पूरा पैदल ही करेंगे। तो ताराकोट मार्ग से करेंगे। हालांकि आपको ताराकोट मार्ग में और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, वो सब चीज़ें क्या क्या मिलती है, मैं आपको अभी जब चलूंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। बस हम मिलते हैं कुछ ही देर में।
तो दोस्तों ये बातें थी कि प्राइवेट होटल्स में अगर आप रुकना चाहते हैं, जैसे कि मैं प्राइवेट होटल्स में रुका क्योंकि मुझे अवेलेबिलिटी नहीं थी श्राइन बोर्ड की तरफ से। श्राइन बोर्ड दोस्तों क्या है, जो माता का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का नाम है श्राइन बोर्ड। माता श्राइन बोर्ड की तरफ से सब चीज़ ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो अगर आप होटल्स चाहते हैं ट्रस्ट की तरफ से, तो ये नीचे वेबसाइट है माता श्राइन बोर्ड का, तो इस श्राइन बोर्ड में आके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे भवन में भी मिलेगा, भवन यानी कि जहाँ हम माता के दर्शन करने जाएंगे अभी ट्रैकिंग करके, तो भवन में भी आपको रूम मिलेगी। और साथ ही साथ आपके बस स्टैंड के बगल में आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, तो वहाँ भी आपको रूम की फैसिलिटी मिलती है। कुल मिलाकर आप चाहे तो अर्धकुंवारी में भी रुक सकते हैं, चाहे तो आप भवन में भी रुक सकते हैं जहाँ हमको दर्शन करने जाना है, और चाहे तो आप कटरा में अगर स्टे लेना चाहते हैं यानी कि नीचे स्टे लेना चाहते हैं तो आप वहाँ भी स्टे ले सकते हैं। सभी जगह आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, डॉर्मेंट्री भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके। और अगर आप प्राइवेट होटल्स लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, जो कि कटरा और रेलवे स्टेशन के आसपास क्षेत्रों पे बहुत सारे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे पे ढेर सारे ऐसे होटल्स मिल जाएंगे जो कि 1000, 1500, 2000 रुपये इस तरीके का टैरिफ होगा पर डे के हिसाब से। दोस्तों अब हम होटल से ताराकोट के लिए हम प्रस्थान कर चुके हैं। हमने यहाँ पे टैक्सी हायर करके ताराकोट तक जा रहे हैं, जहाँ पे वो हमको ड्रॉप करेगा और वहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। दोस्तों यहाँ पे होटल से लेके जो टैक्सी वाले का कॉस्ट होता है वो आपका 150 रुपये 200 रुपये होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका होटल कहाँ पे। हमारा होटल जो था दोस्तों वो हमारा रेलवे स्टेशन के पास था, तो हमारा दोस्तों जो चार्ज था वो 200 रुपये कह रहा था, लेकिन आप बार्गेनिंग करा के 150 तक भी उस कॉस्ट को आप ला सकते हैं। तो दोस्तों वे टू भवन, भवन यानी कि वो स्थान है जहाँ पे माता का मंदिर है, और हम जा रहे हैं अभी भवन के लिए। हम अभी जा रहे हैं फिलहाल ताराकोट मार्ग से हम जाएंगे और हम रिटर्न होंगे हम बाणगंगा मार्ग से। कारण ये है कि बाणगंगा मार्ग में जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पे आपको घोड़े, खच्चर और पालकियाँ वाले सब लोग लेके जाते हैं, उधर से ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी देख सकते हैं हम ताराकोट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पहले हमको रजिस्ट्रेशन में चेकिंग करानी पड़ेगी ऑफिस में अपनी यात्रा पर्ची। हालांकि ये यात्रा पर्ची हमने बस स्टैंड से निकलवा ली है, लेकिन ये यात्रा पर्ची आप चाहें तो निकलवा सकते हैं ऑनलाइन भी। नीचे वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आप अपनी यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। अभी यहाँ पे चेकिंग होगी, यहाँ लिखा भी हुआ है यात्रा पर्ची काउंटर एंट्री गेट। तो हम यहाँ यात्रा पर्ची चेक कराते हैं, कुछ खाना खाते हैं, भोजन करने के बाद हम ताराकोट मार्ग पे प्रस्थान करते हैं। जय माता दी। अब हम अपनी यात्रा शुरू कर दिए हैं ताराकोट मार्ग से, और अभी हम यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के बाद हमको पड़ेगा अर्धकुंवारी। अब अर्धकुंवारी आपका वो स्थान है जहाँ से ताराकोट से लेके माता का भवन, जैसे भवन मैंने बताया कि माता का जहाँ मंदिर है उस स्थान को भवन बोलते हैं, तो माता के भवन के बीच में एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम है अर्धकुंवारी, और उसी अर्धकुंवारी में है माता का गर्भजून। अभी फिलहाल हम ताराकोट मार्ग से 7 किलोमीटर यात्रा करने के बाद हम पहुंचेंगे अर्धकुंवारी, और अभी हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। यात्रा पर्ची चेक हो चुकी है और हम अब टारगेट बना के चलते हैं कि हम अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और शाम के समय तक लगभग 9 बजे तक हम रिटर्न हो जाए, हमारा ऐसा टारगेट है। अब देखते हैं माता का अगर आशीर्वाद रहा तो हम बिल्कुल समय से पहुँच कर दर्शन करके, भैरव मंदिर दर्शन करके रात तक यानी हम वापस आ जाएंगे अपने होटल। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल हम लोग जो जिस मार्ग से चल रहे हैं ताराकोट मार्ग से एकदम खाली है। आप देख सकते हैं सामने कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है, और यही इसका फ़ायदा है कि इस ताराकोट मार्ग से आप एकदम शांतिपूर्वक और अपने एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। जय माता दी कहते हुए चढ़ते जाइए, और हम आगे की यात्रा आपको दिखाते हैं। जो भी सीन रहेगा, जो भी चीज़ें आगे हमको मिलती जाएंगी, कैसे हमको वहाँ पे भोजन, पानी पीने की व्यवस्था, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा आपको मिलेगी। तो अभी आपको चलते जाते हैं, आप बने रहिएगा वीडियो पे, और आगे हम दिखाते हैं जो भी हमको सारी चीज़ें का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों लगभग हमने 1 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी थी कि जो लोग हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे बैठने की फैसिलिटी दी हुई है, और आपको यहाँ पे वाटर कूलर की फैसिलिटी, आपको रेस्टोरेंट की फैसिलिटी, सभी चीज़ें के प्रकार के यहाँ आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यात्रा के दरमियान, ट्रैकिंग के दरमियान आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इवन आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, तो अगर आपको कोई सांस लेने में तकलीफ या फिर कोई भी सर दर्द कुछ भी होता है तो आप वहाँ जाके हेल्थ सेंटर पे भी दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर की रिगार्डिंग अगर आप हेलीकॉप्टर बुक कराना चाहते हैं, तो जैसे अगर आज की ट्रिप है आपकी, तो आज से ठीक 4 दिन पहले आप अपनी हेलीकॉप्टर बुकिंग करा सकते हैं। 4 दिन पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ करानी है, तो नीचे वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके माता श्राइन बोर्ड के वेबसाइट में जाके अपनी बुकिंग हेलीकॉप्टर करा लीजिएगा। यहाँ पे जो प्राइस जो होती है हेलीकॉप्टर की, वो प्राइस ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है, डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा है, और ट्रस्ट की तरफ से जो भी फ्लक्चुएशन रहती है उस हिसाब से प्राइस वेरी करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हेलीकॉप्टर वालों को जो उतारती है, वो उतारती है आपको सांची छत। अब ये सांची छत कहाँ है, तो जो माता का मंदिर है, जो भवन है, जो कि हम लोग अभी जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा पड़ेगी। तो वहां माता के भवन से 2 किलोमीटर पहले, 1.5 से 2 किलोमीटर पहले आपका पड़ता है एक सांची छत। वहां सांची छत में आपको हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेगी,
और उसके पश्चात आपको वहाँ से घोड़े खच्चर या फिर आप पैदल ही आपको भवन तक की यात्रा तय करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आपको यहाँ पे अपने जो भी हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है मैंने बता दिया। जो उड़ान आपकी रहेगी हेलीकॉप्टर की वो कटरा से रहेगी, बस स्टैंड के पास हेलीपैड बना हुआ है, उसी हेलीपैड से आपकी कटरा की बुकिंग रहेगी और आप जाएंगे सांची छत जो कि भवन से 2 किलोमीटर पहले है। दोस्तों अभी फिलहाल हम चलते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी मैं आगे आपको बताता रहता हूँ। मिलते हैं, जय माता दी। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं लंगर में। यहाँ पे आप ताराकोट से आएंगे तो भी आपको एक लंगर मिलेगा और अगर आप बाणगंगा वाले मार्ग से आएंगे तो भी आपको एक लंगर मिलेगा। बाणगंगा वाले मार्ग से जब आएंगे तो आपको उसका लंगर का नाम है गुलशन लंगर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक लंगर है जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये लंगर चलाया गया है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे लंगर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है खाने को, और उसके बाद हम खा के फिर आगे अपने अर्धकुंवारी के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दाल और चावल मिली है, चने की दाल है, और यहाँ पे ये चटनी भी थोड़ी सी आपको मिली है। तो एक बार इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ से खा के फिर आगे प्रस्थान करते हैं अर्धकुंवारी के लिए, उसके बाद आगे हम वहीं आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हम अभी आ चुके हैं अर्धकुंवारी में, और अर्धकुंवारी में जो मुख्य रूप से हम आए हैं वो ये है गर्भजून। यहाँ पे जो माता का गर्भगृह था, जो कि माता ने 9 महीने रह के यहाँ बिताया था। तो ये देख सकते हैं आप, ये गर्भगृह है। तो इस गर्भगृह में जाने के लिए आपको पहले यात्रा पर्ची निकलवानी पड़ेगी। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ग्रुप नंबर 40 चल रहा है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पहले यात्रा पर्ची कटवा के अपना ग्रुप अलॉट करवाना पड़ेगा। ग्रुप आपको हो सकता है 60 नंबर, 80 नंबर, डिपेंड करता है क्या क्राउड है, तो उस हिसाब से आपको नंबर आएगा। एक ग्रुप में लगभग 8 से 9 लोगों को भेजा जाता है। इस तरीके से आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो कुछ दर्शनार्थी क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर्ची कटवा लेते हैं। पर्ची कटवाने के बाद वो निकल जाते हैं भवन के लिए, वैष्णो माता जी का दर्शन करके फिर वो वापस यहाँ अर्धकुंवारी में आते हैं और अर्धकुंवारी में जाके फिर गर्भगृह में लाइन लगते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन सीज़न में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर जो लाइन रहती है वो हमको, मतलब जो ग्रुप में नंबर मिलता है वो लगभग हमको 1 दिन बाद या फिर 12 घंटे के बाद रहता है। तो उस हिसाब से लोग वहाँ दर्शनार्थी जो रहते हैं वो वहाँ जाके स्टे करते हैं, रुकते हैं, उसके बाद फिर आके यहाँ अपना दर्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अर्धकुंवारी में ये तो था कि मुख्य रूप से हमको गर्भगृह में दर्शन करना है, और कैसे करना है, कैसे यात्रा पर्ची आपको मिलेगी, ये मैंने बता दिया। अब और यहाँ पे बात करते हैं कि श्राइन बोर्ड, यानी कि जो वैष्णो देवी माता का श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, यहाँ पे होटल्स हैं। तो यहाँ पे भगवती भवन करके है, तो भगवती भवन में भी आप ऑनलाइन रूम बुकिंग अपनी करवा सकते हैं, जो कि इस वेबसाइट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भोजनालय श्राइन बोर्ड की तरफ से यानी कि रेस्टोरेंट मिलता है, तो यहाँ आप जाके खाना खा सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लॉक रूम भी मिलती है। अगर आप अपना बैग लगेज रख कर आगे भवन की तरफ बढ़ना चाहते हो तो यहाँ आप लगेज भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंबल मिलती है, 100 रुपये की कंबल होती है। तो कंबल लेकर आप अपने यहाँ रात विश्राम कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंबल रिटर्न करेंगे तो वो 100 रुपये आपको रिफंड हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर 100 रुपये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, और आप कंबल लेकर अपनी रात यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अर्धकुंवारी का, यहाँ पे कैसे हमको रुकना है, क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे भवन के लिए। अब यहाँ पे जो अर्धकुंवारी थी वो जंक्शन थी, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ये यहाँ पे ताराकोट मार्ग वाले भी आते हैं और जो बाणगंगा मार्ग से आते हैं, दोनों जन यहाँ मिलते हैं। अब यहाँ से रूट अगेन 2 भाग में बढ़ता है। एक रूट तो वो है जो हिमकोटी मार्ग है, और एक मार्ग तो वो है जो कि हम नॉर्मल ताराकोट मार्ग से आ रहे थे, वही मार्ग हमारा चलता जाएगा। हिमकोटी मार्ग से यानी कि घोड़े, खच्चर और इत्यादि चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने वही मुख्य मार्ग से जाते हैं तो वही शांत भरा मार्ग रहेगा, बस लोगों का आवागमन रहेगा, कोई घोड़े खच्चर का वहाँ पे झंझट नहीं है। तो हम उसी मार्ग को फॉलो करेंगे। तो हम चलते हैं अब भवन की तरफ, वे टू भवन, जो कि 6 किलोमीटर की ये यात्रा रहती है। हम जा रहे हैं फिलहाल इसी वाले रास्ते से, क्योंकि हमको भीड़ भाड़ से थोड़ा बचना है। तो हम इस रास्ते से अब निकल रहे हैं भवन की तरफ, और देखते हैं आगे हम कैसा रूट मिलता है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो फिर आप घोड़े खच्चर, पालकी या फिर बैटरी कार के द्वारा आप माता के भवन पहुंच सकते हैं। हालांकि दोस्तों ताराकोट मार्ग में घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं, लेकिन अगर आप बाणगंगा मार्ग से आते हैं तो फिर आपको घोड़े खच्चर के रेट मिल जाएंगे। चलिए आइए जानते हैं कि घोड़े खच्चर, पालकी और बैटरी कार, ये सब चीजों की क्या कॉस्ट हमको पड़ जाती है। कितना लेते हैं घोड़े का? सर 400 रुपये से। 400 रुपये जी सर। यहाँ से भैरव मंदिर भैरव बाबा ले जाना लाना? नहीं, 1 साइड का सर। 1 साइड का 400, और रिटर्न अगर राउंड ट्रिप लेंगे तो? राउंड ट्रिप लेंगे तो उतना ही पड़ता है। उतना ही पड़ जाएंगे 400 में। पर्ची मिलती है ना, जैसे देखो, जैसे ये पर्ची आई है अर्धकुंवारी से, बाणगंगा से अर्धकुंवारी का 500,
अच्छा, बाणगंगा से 550 अर्धकुंवारी के लिए 550 550 पीछे से जो पीछे वाला काउंटर है ना, बिल्कुल। वहाँ से सर और अगर बाणगंगा से डायरेक्ट भवन तक आते हैं तो 1250 रुपया, लेकिन मेन गेट से मेन गेट से पीछे मतलब। से आओगे हाँ। 1150 रुपये सर। और यहाँ अगर भैरव मंदिर से आते हैं तो आपका ये 400 रुपये लगती है। जी सर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों ये तो बात थी कि घोड़े की कॉस्ट हमको क्या पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम पालकी के द्वारा आना चाहें तो हमको पालकी की क्या कॉस्ट पड़ जाएगी। तो दोस्तों पालकी की कॉस्ट, अगर आप कटरा से भवन तक पालकी के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको 2700 से 2800 रुपये एक बार का पड़ेगा। और वही अगर आप अर्धकुंवारी से पालकी लेते हैं तो ये आपको कॉस्ट लगभग 1700 से 1800 रुपये पड़ जाएगा। दोस्तों कुछ टूरिस्ट अपना बैग, सामान या फिर अगर छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा लगेज ट्रॉली भी चली है। तो लगेज ट्रॉली में आप अपने बच्चों को बैठा के या फिर अगर आप अपना सामान रख के माता के भवन तक ले जाना चाहते हैं तो आपको ये भी ऑप्शन मिलते हैं। ट्रॉली वाले दोस्तों जो किराया लेते हैं, अगर मैं पूरे ट्रैकिंग की बात करूं यानी कि 12 किलोमीटर की बात करूं तो ये आपका जो नीचे कटरा से माता के भवन तक के जो किराया लेते हैं वो आपका 540 रुपये लेते हैं। और वही अगर आप अर्धकुंवारी से लेते हैं तो अर्धकुंवारी से जो माता के भवन तक का जो इसका किराया है वो आपका 340 रुपये पड़ता है और वो आपका सामान माता के भवन तक पहुंचा देंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अगर आप बैटरी कार से आना चाहते हैं तो आपको क्या कॉस्ट पड़ जाएगी। दोस्तों हालांकि आपको एक चीज़ ये बता दूं कि बैटरी कार जो चलती है वो आपकी अर्धकुंवारी से लेके माता के भवन तक जाती है और वही बैटरी कार माता के भवन से लेके आपको अर्धकुंवारी तक छोड़ेगी। कुल मिलाकर आपको नीचे कटरा से लेके माता के भवन तक को आपको डायरेक्ट बैटरी कार नहीं मिलेगी। पहले आपको 6 किलोमीटर ट्रैकिंग करके या फिर घोड़े खच्चर के द्वारा आपको पहले आना पड़ेगा अर्धकुंवारी और फिर अर्धकुंवारी से माता के भवन तक बैटरी कार आपको छोड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अर्धकुंवारी से लेके माता के भवन तक की, यानी कि चढ़ते समय आपको जो किराया देना पड़ेगा वो आपको 354 रुपये देना पड़ेगा। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर आप माता के भवन से लेके अर्धकुंवारी तक रिटर्न आते हैं तो फिर आपको जो कॉस्ट देनी पड़ेगी वो आपको 236 रुपये प्रति व्यक्ति देनी पड़ेगी और आप बैटरी कार के माध्यम से अर्धकुंवारी तक आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पहले आपको टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती है। टिकट की लाइन आधा घंटा 1 घंटा डिपेंड करता है कितनी वहाँ पे भीड़ है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक टिकट मिलेगी। टिकट मिलने के बाद आप एक गाड़ी में 6 से 7 लोग एकोमोडेट होंगे और उसके बाद वहाँ से गाड़ी आपको अर्धकुंवारी तक ड्रॉप करेगी या फिर आप अर्धकुंवारी से माता के भवन तक भी इसी तरीके से आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी कि अगर आप बैटरी कार के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको अर्धकुंवारी से ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे हूँ माता के भवन में और यहाँ पे लॉकर रूम में आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लाइन से लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको एक चाबी देते हैं हम लोग और एक ताला देंगे। जैसे कोई भी लॉकर खाली है तो ये लॉकर आप अपना सामान रखिए और सामान रखने के बाद आप यहाँ पे ताला लॉक करके आप अपने साथ चाबी को लेके चले जाइए। चाबी लेके जाइए, दर्शन कीजिए, भैरव मंदिर जाइए। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पे आप अपना जो भी सामान है लेकर चाबी को वापस वहाँ ऑफिस में जमा कर दीजिए और अपने आगे की यात्रा प्रस्थान करिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लॉकर फैसिलिटी मिलती है। रही बात जूते चप्पल की, तो जूता चप्पल भी आप यहीं रख सकते हैं। इसी लॉकर के अंदर बैग है तो बैग रख दीजिए। अगर आपको ज़्यादा सामान है तो आप 2 ताले ले लीजिए, 2 ताले में और ऊपर नीचे, क्योंकि लॉकर आप देख सकते हैं लाइन से बहुत सारे लॉकर लगे हुए हैं। तो आपको आराम से यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगी। पीक सीजन में थोड़ा सा इसका यहाँ पे रश ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें भी हमको इंतजार करना पड़ता है। लॉकर पैक हो जाते हैं, हाउसफुल हो जाते हैं, तो हमको थोड़ी सी वेटिंग करके हमको फिर लॉकर अलॉट होता है। ठीक है, चलिए हम प्रस्थान करते हैं माता के दर्शन के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सामान रख दिया है। तो दोस्तों हमने अभी लॉकर में अपना सामान रख दिया है और अब हम ले चुके हैं ये भेंट प्रसाद जो माता को चढ़ाया जाता है। तो ये जो दोस्तों इसकी रेट जो रहती है ये आपकी रहती है 75 रुपये की एक थैली होती है, एक 50 रुपये की होती है और एक आपकी 20 रुपये की होती है। और अगर आप माता की चुनरी बस लेना चाहते हैं तो वो आपकी 130 रुपये की पड़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको इसमें थैले में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें दी जाती है। जो 70 रुपये और 55 रुपये में है उसमें केवल थैले का फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो थैला है ये 55 रुपये का है। जो 70 रुपये की थैली होती है उसमें केवल आपको जूट मटेरियल का थैला मिलता है, वो फ़र्क रहता है। बाकी जो अंदर का सामान रहता है वो सेम रहती है। इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक ये नारियल मिलता है, एक आपको माता की चुनरी मिलती है, एक ये माता को प्रसाद जो चढ़ाया जाता है और आपको एक साथ में एक मौली धागा मिलता है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें आपको मिलती है और ये जो थैली है ये आप लेके जाएंगे अंदर और वहाँ आपको एक नारियल लेकर टोकन देंगे और एक चढ़ा हुआ नारियल आपको देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप भेंट प्रसाद ले सकते हैं। जो आपका भवन है जहाँ आपने लॉकर रखा था, लॉकर के ठीक सामने ये आपका काउंटर है। तो यहाँ से आप अपना प्रसाद लीजिए। मंदिर परिसर में आपके मोबाइल कैमरा तो अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का तो दृश्य नहीं दिखा पाऊँगा। माता के दर्शन करके हम आते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जय माता दी। दोस्तों हमने माता के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मंदिर परिसर में क्या क्या चीज़ें आपको ले जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। तो जो मोबाइल कैमरा है तो वो आप जो लॉकर मैंने आपको दिखाया था वहीं लॉकर में आप अपने मोबाइल कैमरा रख दीजिए। और रही बात कि अगर आपके पास लेदर के बेल्ट है
तो वो भी नहीं जा सकता, लेदर के पर्स हैं तो वो भी नहीं जा सकता। अगर मैं बात करूँ महिलाओं की, तो अगर महिलाएं के पास जो पर्स है वो लेदर मटेरियल के हैं तो वो नहीं जा सकती। और साथ ही साथ उसमें महिलाओं कोई भी अपनी कलाकृत वाली सामग्री यानी कि मेकअप, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें जो भी आइटम्स हैं नहीं ले जा सकती हैं। पैसा है तो पैसा आप रख लीजिए, लेकिन कोई भी ऐसी सामान जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो और साथ ही साथ जो लेदर से बनी हुई हो, ये सारी चीज़ें नहीं जा सकती। जूते चप्पल भी आप लॉकर में रख दीजिए, सामान है, बैग है, तो वो भी आप लॉकर में रख दीजिए। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और हमको अब खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी। दोस्तों, भवन में आपको माता श्राइन बोर्ड के ढेर सारे आपको भोजनालय देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल कॉस्ट में आपको थाली मिल जाएगी 80 रुपए की, और अगर आप वही राजमा, चावल, कढ़ी ये सब लेना चाहते हैं तो वो आपको 40 से 45 रुपए मिल जाएगी, जो कि भरपेट आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये बताना था कि जो माता वैष्णो देवी की आरती का टाइम था, वो आरती का टाइम है 6:30 बजे लगभग स्टार्ट हुआ और 8 बजे तक ये आरती होती है, क्योंकि उसमें मंत्रोच्चार, आरती, पूजा अर्चना सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। फिलहाल अभी हम लोग भैरव मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो टाइम अगर इस टाइम पीरियड में आ रहे हैं तो आपकी लाइन को रोक दिया जाता है, क्योंकि दर्शन बंद रहती है। उसके बाद 8 बजे के बाद यात्रा शुरू करी जाती है, लाइन छोड़ा जाता है, तभी आपको फिर दर्शन होंगी। मंदिर आपकी लगभग 10-11 बजे तक खुली रहती है और उसके बाद तब तक आप दर्शन कर सकते हैं। और भैरव मंदिर अभी हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मीटर की डिस्टेंस है। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं। यहाँ पे 2 मार्ग है, एक तो आप जा सकते हैं स्लोप के माध्यम से, और दूसरा आ जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से है सीढ़ी के माध्यम से। तो अगर आप सीढ़ी के माध्यम से जाना चाहते हैं तो सीढ़ी के माध्यम से जा सकते हैं, और स्लोप के माध्यम से जाना चाहते हैं तो स्लोप के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जाएंगे स्लोप के माध्यम से, क्योंकि सीढ़ी में थोड़ा सा तकलीफ ज़्यादा होती है, तो हम इसी रूट को प्रीफर करेंगे। 2 किलोमीटर की ये यात्रा है, देखते हैं कि कितने मिनट में हमारी यात्रा तय हो जाती है। आगे चल के भैरव मंदिर का भी सीन दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ परमिट है हमको। चलिए मिलते हैं। दोस्तों, भैरव मंदिर जाने के लिए भवन से आपको रोप वे की भी फैसिलिटी मिलती है। हालांकि ये सुविधाएं आपको पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अभी आपको रोप वे का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप भवन से रोप वे लेते हैं तो यहाँ पे आपको पहले कटानी पड़ेगी टिकट, और एक टिकट का जो कॉस्ट होता है वो आपका 100 रुपये लिया जाता है, और आप भवन से लेके भैरव मंदिर तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भवन में रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, कुल मिलाकर अगर आपको रूम बुकिंग नहीं हो पाया है, माता श्राइन बोर्ड के वेबसाइट में आपको सीट अवेलेबल नहीं मिली है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, वो है आपका डॉर्मेट्री का। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली बड़ी है या छोटी है, जैसी भी फैमिली हो, वहाँ पे आपको मिलती है डॉर्मेट्री सर्विसेज। डॉर्मेट्री सर्विसेज में दोस्तों आपको ब्लैंकेट दिया जाएगा। एक ब्लैंकेट का कॉस्ट दोस्तों जो होता है वो 100 रुपये होता है, लेकिन ये रिफंडेबल अमाउंट होता है। कुल मिलाकर आप अगर एक व्यक्ति है और आपको बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए 2 ब्लैंकेट, 3 ब्लैंकेट, जितने ब्लैंकेट चाहिए वहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से वहाँ पे ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो वो आप जितने ब्लैंकेट लेंगे उतना आप पैसा पे कर दीजिए, रात्रि विश्राम करिए, अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के पहले आप उनको ब्लैंकेट लौटा दीजिए और आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये डॉर्मेट्री सर्विसेज है जो कि आप वहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हैं अगर आपको रूम अवेलेबल नहीं हुआ या फिर आपकी होटल बुकिंग नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, हम बाणगंगा मार्ग से जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे घोड़ों का आवागमन जारी है। तो इसीलिए बाणगंगा में इस चीज़ की थोड़ी सी आपको परेशानी होती है अगर आप ट्रैकिंग करते समय जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ यही फर्क है बाणगंगा मार्ग में और ताराकोट मार्ग में। विकल्प आपके पास है, ये आपको निर्धारित करना है कि आपको बाणगंगा मार्ग से होते हुए पहुंचना है भवन, या फिर आपको ताराकोट मार्ग से जाना है। यहाँ पे एक मेन चीज़ और है कि अगर आप बाणगंगा मार्ग से होते हुए जाते हैं तो आपको यहाँ पे खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल्स, स्नैक्स आइटम्स, फल, कुछ शॉपिंग करने की दुकानें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी अगर आप बाणगंगा होते हुए जाते हैं तो दोस्तों, हम अब बाणगंगा मार्ग से रिटर्न हो रहे हैं। और बाणगंगा मार्ग से जो वापसी जाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमको माता के चरण पादुका के दर्शन करने हैं और हमको बाणगंगा भी देखना है। हालांकि अभी रात काफी ज्यादा हो चुकी है, तो बाणगंगा में हम स्नान तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बंद भी होगा, और साथ ही साथ रात के अभी 11 बज रहे हैं, तो बाणगंगा हम हो सकता है कि 1-2 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, और चलिए देखते हैं कि माता के चरण पादुका और बाणगंगा हम कब पहुँचते हैं। तो दोस्तों, ये है माता के चरण पादुका के मंदिर। यहाँ आप जाइए, यहाँ भी दर्शन कीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ दर्शन करने के बाद प्रस्थान कीजिए आप बाणगंगा बाथिंग कुंड की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे हैं बाणगंगा में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये झरना है, तो यहाँ पे बाणगंगा है और यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। अभी हम लोग रात 1:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम लोग रिटर्न ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो अभी लोग नहीं है स्नान करते वक्त, लेकिन यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। और ये आपका पड़ता है जब आप बाणगंगा मार्ग से रिटर्न होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा, और कटरा से लगभग की इसकी जो दूरी रहेगी वो 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास ये पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। और चरण पादुका का तो मैंने आपको बताया, तो चरण पादुका भी आपको मिलेगा। तो यही 2 चीज़ें आपकी बहुत फेमस है यहाँ पे, एक तो है आपका चरण पादुका और आपका है दूसरा यहाँ पे बाणगंगा। तो ये दोनों चीज़ें आप करना मत भूलिएगा अगर आप ताराकोट से चढ़ते हैं और बाणगंगा से रिटर्न आते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी, और हम कटरा पहुँचते हैं। अभी के टाइम हो चुके हैं, लगभग 1:30 बज चुके हैं। अब हम जाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम भी पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। लगभग
24 से 28 किलोमीटर की हमारी ट्रैकिंग हो चुकी थी। भैरव मंदिर भी गए, तो बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं। अब जाते हैं होटल में, क्या कॉस्ट आएगी वो हम होटल पहुँच के आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी होटल में और अब बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना लग गया वैष्णो देवी यात्रा के लिए। तो दोस्तों अगर 2 दिन की यात्रा बनाते हैं, क्योंकि एक दिन तो आपको लग जाएगा चढ़ने उतरने में, तो एक दिन तो आपकी वो हो गई और दूसरा दिन आप रेस्ट करेंगे या फिर लोकल मार्केट घूमेंगे कटरा का। तो 2 दिन की अगर यात्रा आप करते हैं और अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका जो खर्चा आएगा लगभग 2000 से 2500 रुपए इसके आसपास आएगा, क्योंकि होटल के खर्चे लगेंगे और आपका जो ऑटो करेंगे वो लगेगा और आपको जहां भी खाना पीना खाएंगे तो वो कॉस्ट ही लगेगी। तो एक व्यक्ति का लगभग हम कह सकते हैं कि 2000 से 2500 रुपए लगेगा। और वही अगर आप घोड़े खच्चर, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो वो फेयर तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो आपने राउंड ट्रिप का लिया है घोड़े खच्चर या एक बार का लिया है, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर घोड़े खच्चर लेके आप यात्रा करते हैं तो मान के चलिए कि 5000 से 6000 रुपए लगेगा, और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति का लगभग आपका 10,000 रुपए पड़ जाएगा। तो ये था ओवरऑल आइटनरी। इसके बाद अगर आपको दोस्तों कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो प्रकट कीजिए, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा उत्तर दिया जाएगा। और अगर अभी आपको कोई टिप्पणी करनी है या फिर कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर यहाँ पे मेरे को रिप्लाई दीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी, आपकी यात्रा मंगलमय।